नमस्कार साथियों, नो बकवास सीधी बात। आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 5/7/2022 के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स के पूरे के 20 क्वेश्चनों को स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। आपको देखना है कि बोर्ड जो पेपर है आपका, जो आपको सिलेक्शन देने वाला है, उस पेपर में आपको जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से करना है। तो मेरे साथ सॉल्यूशन करते जाइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगे हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर की है के आकार के एक प्लॉट के कोने पर एक बकरी को 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस भाग को बकरी चर पाएगी। मतलब क्या है कि अगर एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज समबाहु है तो इस त्रिभुज के प्रत्येक जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसकी जो भुजा है वो आपको दी है कि ये 16 मीटर की भुजा है। अब आपसे कह रहा है कि एक कोने पर बकरी को बांध दिया जाता है। मैंने इस कोने पर बकरी को बांध दिया, ये ए, बी और सी। मैं क्या करता हूँ, सी पर बकरी को बांध देता हूँ और बकरी की जो बंधी हुई है वो कितनी लंबी रस्सी से बंधी हुई है, 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बकरी बंधी हुई है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मेरी 10.5 मीटर की है। तो बकरी क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इस एरिया को चर लेगी। बकरी इस एरिया को चर लेगी टोटल को। तो मुझे क्या करना है, इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि एक सूत्र। तो जब किसी भी स्पेशल क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जाता है त्रिभुज में इस प्रकार या वृत्त में आपसे पूछा जाए तो एक सूत्र होता है कि पाई r² थीटा बटे 360। ये सूत्र आपको लगा देना है और जो क्षेत्रफल है वो आपका निकल करके आ जाएगा। मैं सूत्र को लगाता हूँ तो पाई का मान मैं क्या लूँगा, 22/7 ले लूँगा। आर कितना दिया है मेरा, 10.5 दिया है और स्क्वायर में है तो मैं 10.5 को 2 बार लूँगा, स्क्वायर हो जाएगा। बटे थीटा का वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 60 है और बटे में कितना है, 360 है। इसको सॉल्व करता हूँ तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 से ये 6 6 36, 6 बार कट गया। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा। इसके अलावा मैं देखता हूँ 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15 इतनी बार कट जाएगा। और इस 7 से मैं इसको काटता हूँ तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 1.5 बार कट गया। यानी कि ये नंबर्स मेरे बचे जो मुझे मल्टीप्लाई करने हैं। अब आपको ऑप्शन कैसे छांटना है, आंसर कैसे निकालना है, तो आपको देखना है कि एक ऐसी संख्या जो 11 का मल्टीपल हो, जो 11 का मल्टीपल दिया हुआ है जिसमें 11 का भाग जाएगा। और 11 की विभाज्यता क्या कहती है कि अगर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको अल्टरनेट तरीके से उनको जोड़ा जाए और फिर जो उनकी वैल्यू है उनको घटाया जाए तो आंसर 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। आप ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो किस तरीके से दिए हुए हैं। ऑप्शन जो है वो आपको दिया हुआ है इस तरीके से कि एक तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 53.5 मीटर दिया हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको 51.75 दिया हुआ है। तीसरा जो ऑप्शन है वो 57.75 दिया हुआ है और चौथा जो ऑप्शन है वो 62.25 दिया हुआ है। लेकिन मुझे आंसर किससे निकालना है, मेरे पास है 11 गुणा 3.5 गुणा 1.5। तो मैं देखूंगा 11 की विभाज्यता, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 11 को विभाजित करेगा। तो मैं अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ता जाऊंगा। तो 5 और 5 10 और 10 और 3 का अंतर 11 से विभाजित नहीं होता है। इसको मैं जोड़ता हूँ तो 5 और 7 12 और 5 और 1 6, ये भी 11 को विभाजित नहीं, इससे भी 11 विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका भी अल्टरनेट जोड़ जो है वो 11 से डिविजिबल, घटाव जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं इसको लेता हूँ तो 5 और 7 12 और 5 और 7 12, यानी कि 12 में से 12 जाएंगे तो 0 बचेगा। ये मेरा 11 से विभाजित है, ये मेरा 11 से विभाजित है। क्या ये भी मेरा 11 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए क्योंकि ये मेरा फटाफट प्रैक्टिस सेट का बैच है। फटाफट प्रैक्टिस सेट की वीडियो है।
जो ज़्यादा टाइम इसमें हम नहीं लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 4 संख्याएं 50, 52, 35 और 46 हैं तो पाँचवीं संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे दिया हुआ है कि मेरी जो औसत है वो औसत कितना है, मेरे पास 40 दिया हुआ है और मुझसे पूछा है जो संख्याएं वो मेरी कितनी कितनी हैं। तो पहली मेरी संख्या 50 है, दूसरी मेरी संख्या 52 है, तीसरी मेरी संख्या 35 है और चौथी कितनी है, 46 है। पांचवी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। क्योंकि इन सभी संख्याओं का एवरेज जो है वो 40 है तो मैं इन सभी संख्याओं से एवरेज को हटाता जाऊंगा। तो पहले मैं 50 में से एवरेज 40 को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जहाँ पे 10 मिल जाएगा प्लस का। अब इसमें से मैं एवरेज जिसको हटाऊंगा तो मुझे प्लस में कितना करना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। और इस 35 और 40 का जो एवरेज 40 है तो 40 बनाने के लिए 35 में क्या करना पड़ेगा, मुझे -5 और चाहिए। और इसके अलावा 46 है तो 46 से 40 ले जाऊंगा तो यहाँ से भी मुझे कितना मिल जाएगा, प्लस का 6 मिल जाएगा। अब मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो 12, 10 और 12 22, 22 और 1 23। ठीक है, क्योंकि 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 23 हो जाएगा। तो मेरे 5वें नंबर पर 23 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 23 को मुझे 40 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 17 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, तो मेरी संख्या है वो क्या जोड़नी पड़ेगी, मुझे 17 मुझे जोड़ना पड़ेगा। जो ऑप्शन नंबर मेरा सी है वो मेरा राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। आपको स्मार्ट सॉल्यूशन इसी तरीके से करने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। अब इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ से पूछा है पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं ग्राफ में देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो मेरा पीला रंग है उसको पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 150 है और जो मेरा नीला रंग है उसको पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो मैं क्या करूँगा, 150 में से 50 घटा दूंगा तो 100 मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर है वो 100 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में दिया है कि यदि a बराबर 13 से और b बराबर 14 से 50 है, यानी कि a की वैल्यू मुझे 1350 दी है और b की 1300 ही दी है, सॉरी 1350 नहीं है, और जो b की वैल्यू दी है वो मुझे 1450 दी है। तो मुझसे पूछा है कि b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि b जो है वो a से संख्या में कितना अधिक है। जब मैं b में से a को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 150 मिल जाएगा। यानी 150 अधिक है b किससे, 13 से। तो 150 अधिक है 1300 के रिस्पेक्ट में परसेंट में बदलूंगा, 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मैं भाग दे देता हूँ तो 13 एकम 13 कितने बच गया, 2, तो 20, 13 एकम 13। और अब मैं ऑप्शन पर नज़र डालूंगा तो केवल 11 के साथ मुझे बी सी ऑप्शन ही नज़र आता है, जो मेरा 11 पॉइंट मेरा 54% मुझे बताता है। क्योंकि 11 किसी और ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं यही इसका आंसर टिक करने वाला हूँ। आगे बढ़ता हूँ और फिर एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में इसमें कहा हुआ है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेमी की है और घनाभ की जो भुजाएं वो 2 गुणा 3 गुणा 4 सेमी की हैं। तो इनकी आयतनों का अंतर आपसे पूछा है। घन और घनाभ जो है उसके आयतन का अंतर कितना है। जो मेरा क्यूब है, जो घन है उसका आयतन कितना होता है, उसका आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। और जो घनाभ है घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई होती है गुणा में चौड़ाई होती है और गुणा में ऊंचाई होती है। अब मैं इसकी भुजा कितनी दी है, 4, तो 4 का क्यूब करूँगा तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी दी है वो 2 गुणा में दिया हुआ है और उसके अलावा दिया हुआ है 3 और उसके अलावा दिया हुआ 4, तो 4 थी 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो घटा दूंगा तो 40 मेरा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक दुकान पर 3 वस्तु ABC
खरीदता है उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेच देता है। यदि इन उत्पादों का क्रय मूल्यों का अनुपात 4:3:2 है तो विक्रय मूल्यों का अनुपात आपसे पूछा है। यानी कि मेरे पास 3 A, B, C जो वस्तु है वो मैंने खरीदी है और उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे दिया है 4:3:2। ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आप करना चाहें तो आप चाहेंगे कि जो A है, मैं मान लेता हूँ कि जो A है वो मेरी 400 रुपये की वस्तु है, B है जो मेरी 300 रुपये की वस्तु है और C जो है वो मेरी 200 रुपये की वस्तु है। अब इसको किस पर बेचा जा रहा है? 20% के लाभ पर बेचा जाता है इसको। तो 400 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कि 80%, 80 का इस पर लाभ हो जाएगा। तो ये टोटल इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 480 हो जाएगी। इसका मैं निकालूंगा कितना? इसका मैं 30% निकालूंगा तो 3 × 9, यानी कि इसका 90 आ जाएगा। तब इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 390 हो जाएगी। और इसका कितना दिया है? 4, तो 4 दूनी 8, तो ये मेरा हो जाएगा 280 हो जाएगा। यानी कि 80 रुपये का मुझे इसमें भी क्या है बढ़ाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस के लिए। तो ये मेरा 280 हो जाएगा। मैं अगर इनका रेशियो निकालता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल करता चला जाऊँगा तो मुझे रेशियो कितना मिलेगा? 48:39:28। और यही मेरा होने वाला है आंसर, जो है मेरा ऑप्शन नंबर C। ये मेरा आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका या जो स्पीड है वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यही स्पीड मैं आपको देने वाला हूं अपने इस चैनल पर चल रहे फाउंडेशन बैच में। अभी रेशियो की क्लास स्टार्ट हुई है। रेशियो की क्लास, रेशियो वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी। चैनल पर करके आप देख लीजिए। यही स्पीड देने वाला हूं मैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहें। अगला क्वेश्चन करता हूं। 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। इन 21 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। अगर मैं 21 संख्याओं की बात करता हूं तो इस तरीके से मेरी 21 संख्या है और उनका जो एवरेज है वो कितना है? 53 है। तो जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में हम हमेशा बीच वाली वैल्यू लेते हैं। कैसे लेते हैं? एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे मैं 1, 2, 3 इनका एवरेज निकालूं तो 2 आएगा, यानी जो बीच वाली संख्या है वही एवरेज होती है। तो यहाँ भी संख्याएं मेरी कितनी है? 21 है। तो 21 में बीच वाली संख्या मेरी कितनी है? 53 है। यानी कि इसके बाद में मेरी 10 संख्याएँ हैं और इसके बाद में मेरी 10 संख्याएँ हैं। चूँकि एवरेज जो है और बीच वाली संख्या होती है तो बीच वाली संख्या से इधर वाली संख्या लगातार एक एक संख्या कम होती जाएगी और इधर वाली संख्या लगातार एक एक बढ़ती जाएगी। तो लास्ट वाली पूछी संख्या है तो लास्ट वाली मेरी संख्या यहाँ होगी, 10वें नंबर पर होगी। तो मैं 53 में से 10 घटा दूंगा तो मुझे 43 मिल जाएगा और यही मेरी लास्ट वाली संख्या होगी, यानी यही मेरी सबसे छोटी संख्या होगी, या इसको मैं प्रारंभिक संख्या भी कह सकता हूँ कि यही मेरी सबसे पहली संख्या भी होगी। आगे बढ़ता हूँ और अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 25 - 4 / 2 + 11.5 + 9.5 ये आपको सॉल्व करना है। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़े तो आप हमेशा बोर्ड मास के रूल का फॉलो कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, प्लस 11.5 और प्लस 9.5। इसके अलावा मेरा प्लस होगा, यानी कि 25 - 2 और 5 और 5 10, 11 और 9 19, 11 और 9 20 और 1 21 हो जाएगा प्लस में ये मेरा। अब मैं इसको जोड़ता हूँ तो 5 और 1 6, 2 और 2 4, 4 यानी 46 में से 2 गया तो
44 मेरा यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो यही स्पीड आपको बरकरार बना के रखनी है अगर आपको पेपर सॉल्व करना है। अगर देखो मैं तो यहाँ पे आपके लिए बोल भी रहा हूँ, लेकिन वहाँ मैं बोलूँगा नहीं और फटाफट स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊँगा। आगे कहता है कि एक वस्तु को बेचते समय 25%, 30% की क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा है। यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है और उसका जो विक्रय मूल्य है, जो उसका आंकिक मूल्य है और उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसमें आपसे डबल रेशियो की बात की है। तो कितने पे बेचा जाता है? 20% की छूट दी जाती है। यानी कि अगर कोई मेरी 100 रुपये की चीज़ थी तो 20% की छूट के बाद वो 80 रुपये की दे दी गई, और अगर कोई मेरी चीज़ 100 रुपये की थी तो 20-30% की छूट के बाद वो 70 रुपये की दे दी गई। अब मैं इनका रेशियो निकाल देता हूँ, और ये मेरा रेशियो का ही एक कंसेप्ट है। बेसिकली ये जो है मेरा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल रेशियो वाला है। इसको हम बोलते हैं मिक्स रेशियो वाला। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ मेरा 0 से 0 गया और यहाँ भी मेरा 0 से 0 गया। दोनों पक्षों का मैं गुणा कर देता हूँ तो 10 दहाड़े 100 हो जाएगा और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। मैं इसको काटता हूँ तो 25 से ये 4 से ये 25 बार कट जाएगा और 4 से ये 14 बार कट जाएगा। यानी कि यही मेरा आंसर होने वाला है 25 अनुपात 14। 25 अनुपात 14 यानी 25 रुपये की वस्तु है तो उसे 14 रुपये में बेच दिया जाएगा। और यही मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? यदि एक पी किसी कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करता है। पी जो है 1/2 भाग कर रहा है, 1/2 भाग कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है। अब 1/2 का मतलब कितना है कि आधा काम 10 दिन में करता है। तो एक भाग यानी कि पूरा भाग कितने दिन में करेगा? तो इधर इसको इधर भेज दूंगा तो इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो पी पूरा कार्य जो कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। आगे कह रहा है कि क्यू क्या कर रहा है? 1/5 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। तो Q जो है वो मेरा पूरा कितने दिन में करेगा? तो 1/5 इधर गुणा में तो इधर भाग में पहुंच जाएगा, तो मेरा 20 दिन में करेगा। यानी Q भी मेरा 20 दिन में करेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब P जो है 20 दिन में करता है एक कार्य को और Q जो है वो भी करता है 20 दिन में एक कार्य को। मैं दोनों का ले लेता हूँ एलसीएम, यानी कि कुल मिला के मेरा 20 कार्य है। अब 20 कार्य को 20 दिन में प्रयोग करेगा तो प्रतिदिन कितना कार्य करेगा? 1 दिन। और Q भी 20 कार्य को 20 दिन में करेगा तो प्रतिदिन कितना कार्य करेगा? 1 दिन। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1-1। अब दोनों मिलके कितने दिनों में कार्य करेंगे? तो कुल मिला के तो कार्य मेरा 20 है और दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 1 और 1 2। तो 2 की इफिशियंसी से 20 कार्य को कितने दिनों में कर देंगे? 10 दिन में 20 कार्य को जो है वो कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यही स्पीड आपकी रहनी चाहिए पेपर में, तभी आपके जो है सॉलिड मार्क्स पेपर में मिलने वाले हैं। और एकदम डिट्टो एसएससी का ही क्वेश्चन पेपर है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य जो है 250 रुपये है तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? यानी कि जो 10 पुस्तक हैं वो मेरी 250 रुपये की आती हैं, तो एक पुस्तक मेरी कितने की आएगी? तो 25 रुपये की आएगी। तो पूछी कितनी है? 15 पुस्तक हैं, तो मैं इधर गुणा 15 का कर दूंगा, तो इधर भी गुणा कितने का कर दूंगा? 15, क्योंकि मुझे 15 बनाना है। तो 15 पन्ना 75 का 5 हासिल के 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375 रुपये की। तो 15 पुस्तकें मेरी कितने रुपए की आने वाली हैं? 375 रुपये की आने वाली हैं। क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, ऑप्शन को आप वेरीफाई कर लीजिए। अब आगे बढ़ता हूँ 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन में कहा है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब जो यहाँ मेरा अमाउंट दिया हुआ है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना है? 24,000 रुपये है।
इस पर कितने परसेंट की ब्याज की उसने पूछी है, 10% की, जो प्रतिवर्ष की दर से है। ठीक है, 10% का मतलब कितना होता है, अगर ये 10% है, इसको मैं भिन्न में बदलता हूँ तो ये 1/10 हो जाएगा। यानी कि अगर मेरी राशि 10 है तो उस पर मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 रुपया। तो मेरी राशि कितनी हो जाएगी, 11 रुपये। यानी 10 रुपये से मेरी राशि 11 रुपये होती है 1 साल के अंदर, और फिर से 10 रुपये से मेरी राशि 11 रुपये हो जाएगी। यानी कि अगर मेरी राशि 100 रुपये है तो मेरी राशि 1 साल में कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। जहाँ मुझे क्या है, 21 रुपये का क्या मिलेगा, मुझे ब्याज मिलेगा। अब या तो मैं इससे आंसर से इसको वेरीफाई कर लूँ कि जो मेरा ऑप्शन 21 से डिवाइड होगा वही मेरा क्या है, आंसर होने वाला है, या फिर मैं डिवाइड कर लूँ कि मेरा जो आंसर है वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर मेरा कितना है, 100 रुपये तो है नहीं, मेरी जो अमाउंट है वो 100 रुपये नहीं ही है, वो मेरा अमाउंट कितना है, वो मेरा 24,000 रुपये है, जो कितने गुना ज़्यादा है, 240 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा, 240 गुना ज़्यादा। तो इसी तरीके से जो ब्याज वाली राशि है वो मेरी 21 नहीं होगी, वो भी 240 गुना ज़्यादा होगी, और 240 गुना में करूँगा तो इसका आंसर कितने वाला है, 0 का तो 0 आ गया, और 21 चौके 84 का 4 आ जाएगा 8, और 21 दूनी 42 और 8 50, यानी कि 5040 मेरी जो राशि है वो ब्याज के रूप में बनने वाली है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाता है यहाँ से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्पीड आप देख रहे होंगे कि किस तरह की स्पीड आपकी बनी हुई है, वही स्पीड आपको लेकर के चलनी है पेपर में। समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाउंडेशन बैच की मैंने स्टार्टिंग कर दी है और इसी स्पीड के साथ मैं आपको पेपर कराने वाला हूँ, और एक एक करके सारे पेपर्स कराने वाला हूँ। तो बने रहिए, कहीं भी आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा 12वां क्वेश्चन हो जाता है। आगे चलता हूँ और अब मैं लेता हूँ अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 13 को। उसमें कहा है, यदि एक शंकु के आयतन, शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को 2 गुना कर दिया जाता है तो उनके पिछले आयतन का हो जाता है, क्या हो जाता है। देखो, अगर ये मेरा शंकु है, उसका शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर वो क्या कर देगा, 1/2 आप पाई त्रिज्या को कितनी कर दे, 2 गुनी, यानी कि 2r कर दिया, और ऊंचाई को भी कितनी कर दे, वो 2h कर दे, तो वो वैल्यू जो है वो कितनी गुनी हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, v बराबर 1/2 पाई, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4r गुणा 2h, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो v बराबर 1/2 पाई, और ये r² और h, और 4 दूनी 8, और ये जो है मेरा, ये तो मेरा पहले वाला v है, तो अगर मैं इसको v1 मान लेता हूँ, इसको v2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो v2 बराबर क्या आ जाएगा, 8v1, यानी पहले आयतन का कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन मेरा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ और अब करता हूँ मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या वृद्धि दर 8% की दर से हो तो 2022 में जनसंख्या की दर कितनी हो जाएगी, 8% की दर हो। मैं मान लेता हूँ कि अगर मेरी 2020 में जनसंख्या 100 थी तो वो 8% के साथ कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी, और मेरी 100 थी तो दूसरे साल में फिर से वो 108 हो जाएगी। ठीक है, सक्सेसिव रेशियो है, सक्सेसिव रेशियो है तो सक्सेसिव वाले तरीके से बना दीजिए इसको, सक्सेसिव वाले तरीके से बना दीजिए इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन मेरी जो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यही पूछा है ना उसने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 108 × 108 भी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरी संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये मेरी 10,000 है। लेकिन जबकि जनसंख्या जो दी है वो 10,000 नहीं है, वो 2 लाख रुपए है।
2 लाख रुपए है, जो कितनी गुना ज़्यादा है, इसमें 4 जीरो है तो 4 जीरो तो मेरी कट गई, यानी कि 20 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ भी मेरी जनसंख्या कितनी है, 20 गुना ज़्यादा होने वाली है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर लेता हूँ इनका स्क्वायर। इनका स्क्वायर कैसे करना है, या सॉरी इनका मल्टीप्लाई हमें कर लेना है। इनका मल्टीप्लाई अब आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं डिजिटल सम के कंसेप्ट को, कि डिजिटल सम का कंसेप्ट क्या है। अब आप देखिए कि मैं अगर इसके अंकों को जोड़ देता हूँ तो 8 और 1 9 गुणा 8 और 1 9 गुणा 2, तो 9 नाम 81, यानी 81 के भी अंकों का योग जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, और 9 का गुणा 2 से करूंगा तो 18 आ जाएगा, और इसके अंकों का योग भी कितना आ जाएगा, 9 मेरा वापस से आ जाएगा। तो अब मैं ऑप्शन पर नज़र डालता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे किस ऑप्शन का जो है अंकों का योग जो है 8 आता है। पहले ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 का मतलब 4, यानी पहले ऑप्शन का जो कितना आ रहा है वैल्यू 4 आ रही है। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होने वाला है। दूसरा को देखता हूँ 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 2 10 और 8 18 का मतलब 9, यानी कि ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। अब मैं तीसरे ऑप्शन पर जाता हूँ तो 2 और 2 4 और 1 5 और 7 12 का 3 और 8 11 का मतलब 2 और 5 7, यानी तीसरे का डिजिटल सम 7 आने वाला है। ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला। अब मैं चौथे ऑप्शन को चेक करता हूँ तो 2 और 2 4, 4 और 9 4 13 का मतलब फिर से 4 और 4 8, 8 और 8 16 का मतलब 7 और 7 और 4 11 का मतलब 2, यानी कि चौथा ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो मेरा 2 ने आने वाला है। लेकिन यहाँ तो मेरा ऑप्शन मुझे मैच कर गया, 9 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो बी मेरा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो कई बार जब बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा आपको करना हो तब आपको सीधे गुणा करना ही नहीं है, आपको जो ट्रिक्स जो कंसेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको यूज़ कर लेनी है और उसी से आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है भिन्न, यानी भिन्न 2/5, 3/7, 4/9, यानी कि 2/5, 3/7, 4/9, इनका आपसे पूछा है एलसीएम। तो एलसीएम भिन्नों का जब एलसीएम निकाला जाता है तो वो होता है LCM/HCF। जब भिन्न का एलसीएम आपको निकालना हो, किसका, भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो वो इस तरीके से निकलेगा। और अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 4 2 12, 6 2 12, यानी 12 तो इनका एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, यानी कि 12 इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करके 16 मिनट का समय और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, जब नाव जो है धारा की दिशा में बहती है तो उसकी जो चाल होती है वो क्या होती है, बोट की चाल प्लस और धारा को क्या बोलते हैं, रिवर की चाल, नदी बोल देते हैं, रिवर की चाल होती है। और जब विपरीत दिशा में चलती है तो बोट की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, उसमें से रिवर की चाल को या धारा या नदी की चाल को घटा दी जाता है। अब यहाँ पर इनका टाइम का रेशियो दिया है। टाइम दिया है कि अगर उसको यहाँ पर 16 मिनट लगते हैं तो यहाँ पर उसको 24 मिनट लगते हैं। मैं अगर इनका रेशियो निकाल देता हूँ तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 3 24, यानी कि 2:3 अनुपात का इनको टाइम लगता है। तो इनकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड इनकी उल्टी हो जाएगी, यानी स्पीड उस कंडीशन में 3:2 की हो जाएगी, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है, रिवर्स का इनका रेशियो है। ठीक है, इस कंसेप्ट के अनुसार, यानी कि अगर मेरी जो बोट की स्पीड बोट प्लस धारा की स्पीड 3 है तो बोट माइनस धारा की स्पीड 2 अनुपात है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मिला मुझे बोट प्लस आर बराबर में 3 और बोट माइनस आर बराबर में 2,
यहाँ से मैं बोट निकाल देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बोट बराबर कितना आ जाएगा 5, और बोट बराबर कितनी आ जाएगी 5/2। यानी कि बोट की स्पीड कितनी है मेरी 5/2 अनुपात है, लेकिन बोट की जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है, इसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी हुई है शांत जल में नाव की चाल। तो बोट की स्पीड कितनी दी है, बोट की दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इस 5 से कितनी गुने ज़्यादा है, जो इस 5 से 6 गुने की बराबर है। यानी 5 के साथ 6 का गुणा कर देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। तो मुझे पूछा है धारा की चाल, और मुझे धारा की चाल निकालनी है, तो मैं इसको जोड़ूंगा नहीं, फिर इसको घटा दूंगा, और जब मैं इसको घटा दूंगा तो घटाने पर मुझे क्या मिलेगा देखो, तो b में से b गया तो 0, और r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2r बराबर हो जाएगा 1। तो r बराबर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 नहीं, मेरी तो जो स्पीड है वो 6 गुना ज़्यादा है, तो ये भी कितना होगा 6 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 3। तो स्पीड कितनी आ जाएगी उसकी निकल के 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकल के आ जाएगी। इस तरीके से इस स्पीड के साथ आप क्वेश्चन बनाने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के इस पेपर में जो आपका आने वाला है, और इसी स्पीड के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएंगे, पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएंगे जैसे मैं लेकर के आया करता था। अब आगे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन 17वां। 2 पाइप ए डी और ई अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि अगर पाइप जो है वो मेरा डी टंकी को कितने देर में भरता है 26 घंटे में भरता है, और ई मेरा कितने में भरता है 78 घंटे में। अब मैं मान लेता हूँ कि टंकी की जो क्षमता है वो इन दोनों के एलसीएम के बराबर है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 78। 26 दूनी 52, 26 तिया 78, यानी इस डी की इफिशियंसी 3 और ई की इफिशियंसी 78 से 78 कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई ई की। अब दोनों को भरना है, चूँकि टंकी तो मेरी 78 लीटर की है और दोनों की इफिशियंसी कुल मिला के कितनी है 3 और 1 4। तो 4 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो किस में भिन्न में दिया है, हाँ बिल्कुल भिन्न में दिया है। तो हम क्या करेंगे 4 इसको 2 से काट लेंगे, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18/2, यानी कि 19 सही 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा घंटे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है 17वें क्वेश्चन का। आगे बढ़ता हूँ और अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 140/9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी ट्रेन किसी लंबे खंभे को, किसी व्यक्ति को, यानी कि जिसकी जो है लंबाई जो है ट्रेन की तुलना में बहुत छोटी हो, ना के बराबर हो, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो उसमें उस व्यक्ति की लंबाई को बिल्कुल भी मापा नहीं जाता है, सीधा सीधा उसको गुणा करके उसका मान निकाल दिया जाता है। यानी कि ट्रेन जो है इतनी स्पीड से जा रही है और 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई होती है पूछी है, तो लंबाई निकालनी है तो सीधा सीधा इसमें गुणा कर देते हैं, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो अब इसकी चाल कितनी है 140/9 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन का समय कितना लग रहा है 27। तो 9 से कितना 3 और 14 3 42, यानी कि 420 मीटर लंबी आपकी ट्रेन है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब हम 19वें क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को 580 में खरीदा और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस कुर्सी को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। 580 में वो खरीदता है और 25% का लाभ लेता है। कितने का 25% का प्रॉफिट होता है। 25% को अगर मैं भिन्न में बदल देता हूँ तो ये 1/4 निकल के आ जाएगा, यानी 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच दिया जाता है 1 रुपये का लाभ लेकर। 4 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का लाभ लूँगा तो 5 रुपये में उसको बेच दूँगा। यानी कि 4 की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास ये, तो 4 एकम 4
और 4 चौके 16 और कितना बच गया 2 4 पंजे 20, 145 बार हो जाएगा। तो ये भी मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 145 गुने हो जाएगी। 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 2 और 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25 और 5 चौके 20 और 2 22 और 5 एकम 5 और 2 725 रुपये। यानी उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 725 रुपये में बेचा जाएगा। अगर हमें 25% का लाभ लेना है 580 यानी 580 रुपये की कुर्सी पर। और लास्ट क्वेश्चन है अब मेरा क्वेश्चन नंबर 20। 540 के 42% के यानी कि 540 के का मतलब गुणा 42% का मतलब 42/100 के मतलब 11/14 का 5/9 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 45। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है? तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से 0 से तो मेरा 0 गायब हो गया। 14 एकम 14, 14 तिया 42, 5 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 27 बार कट गया, 9 से ये 27 बार 3 बार कट गया। तो मुझे क्या मिला? 3 गुणे 3 गुणे 11, तो 11 थी 33 और 33 तिया 99, कितना आ जाएगा? 99। तो ये मेरा आ गया 99। तो अब मैं इस एक को ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करूँ और उसमें से 45 घटा दूँ तो मुझे 99 मिल जाए। तो मैं ऑप्शन यहाँ पे पुट करके देखूँगा और ऑप्शन जब मैं पुट करता हूँ तो इसमें क्या क्या दिया? 9 नाम 81 में से 45 जाएंगे तो 99 बिल्कुल नहीं बचेगा। और 17 का स्क्वायर करूँगा तो उसमें से 45 घटाऊँगा तो ये तो बहुत ज़्यादा बचेंगे। और 12 12 144 और 144 में से 45 घटाएंगे तो 99, यानी कि 12 जो है मेरा इस आंसर को वेरीफाई करता है। अगर मैं यहाँ पर 12 रख देता हूँ, 12 का स्क्वायर में से 45 घटाता हूँ तो 12 का स्क्वायर 144 में से मुझे क्या घटाना है? 45, तो मुझे 99 ही मिलेगा। यानी कि 12 मेरा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है और 12 हो गया मेरा वेरीफाई। तो आपने देखा कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने किस स्पीड के साथ और किस अप्रोच के साथ, कितने अच्छे कंसेप्ट के साथ हमने इसको क्लियर किया है। बहुत ही स्मूथ वे में आप भी इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।